Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, in this video we are going to discuss part third of Indian agriculture. इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रेरियन रिफॉर्म्स जो कृषि में सुधार हुए हैं उसके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं और ख़ास तौर से इसमें हम ग्रीन रेवोल्यूशन पे ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो यानी हरित क्रांति पे हम फोकस करेंगे और कुछ अचीवमेंट्स पढ़ेंगे जो कि हमारे कृषि सुधार में हुए थे। वीडियो खास तौर से क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लिए बनाया गया है, लेकिन दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत उपयोगी वीडियो है। आइए इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन की इंडिया में शुरुआत कैसे हुई और ग्रीन रेवोल्यूशन होती क्या है। तो सबसे पहले हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं हरित क्रांति। क्या बोलते हैं इसको? हरित क्रांति। ठीक है, तो देखिए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसको इसके दो तीन और नाम भी है। इसको न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक भी बोलते हैं या न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में इसकी शुरुआत जो है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने की थी और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का पिता मानते हैं। यानी भारत में जो लेके आए ग्रीन रेवोल्यूशन को, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की जो हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको शुरू किया था इंडिया के अंदर, उसका श्रेय जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। ठीक है, ये देखिए, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया एज गवर्नमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम इन 1960s, स्पेशली इन 1966-67। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसको 1960s में भारत की जो पॉलिसीज़ होती थी, भारत के जो प्रोग्राम्स होते थे, भारत की जो नीतियाँ होती थी, उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और 1966-67 में इसको शुरू किया गया। सब अब पढ़ेंगे भाई ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति का मतलब होता है एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र में मशीनरी, टूल्स, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और HYV शीट्स, इन सब का यूज़ करना और जिससे जो एग्रीकल्चर है उसका एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसका इंक्रीज़ हो जाना, इट इज़ कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। यानी एग्रीकल्चर में मशीनरी और HYV शीट्स या केमिकल फर्टिलाइज़र के उपयोग से जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कृषि का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसके लिए एक शब्द यूज़ किया गया, वो किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये HYV शीट्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे HYV का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी शीट्स। ठीक है, और इसके लिए हम एक चीज़ और जानते हैं यहाँ पे, जो HYV शीट्स है ये मैक्सिको में बनाए गए थे, डेवलप किए गए थे। किसके द्वारा? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, जो कि एक अमेरिकी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि HYV शीट्स को किसने इन्वेंट किया, तो वो थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किया गया कि इन्होंने किया था इसको इन्वेंट। देन आते हैं, अब देखिए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया के अंदर उसको 2 फेजेज़ में बांट सकते हैं, 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला जो फेज़ है वो मिड 60 से 70 के बीच है, यानी 1960 से लेकर 1970 के बीच का काल है। इसमें इस काल में हुआ क्या था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो सिर्फ पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही हुई थी, बाकी में नहीं हुई थी। और इसमें केवल 2 ही फसलों को, क्रॉप को शामिल किया गया था, वीट एंड राइस, यानी गेहूं और चावल को ही किया गया था। जो सेकंड फेज़ था ये 1970 से लेके 1980 तक, 80s में भी चला था ये। इसमें जो है वो वीट, राइस और कुछ दूसरे फूड ग्रेन्स को भी जगह मिली थी, साथ साथ कुछ कैश क्रॉप्स भी इसमें अपनाए गए थे। और अब ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में फैल चुकी थी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब आता है
कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति है, उसके क्या इफ़ेक्ट पड़े या क्या अचीवमेंट्स रहे या क्या फीचर्स रहे इंडिया के अंदर। पहला था सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन। ग्रीन रेवोल्यूशन से जो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, हमने इंडिया यानी हम भारत ने मशीनों का, टूल्स का, ट्रैक्टर का, HYV शेड्स का, पेस्टिसाइड का बहुत यूज़ किया। उससे एक फ़ायदा ये मिला कि हमारा एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हमारी खेती बाड़ी का उत्पादन बहुत बढ़ गया था। ख़ास तौर से जो फूड ग्रेन है, गेहूँ, चावल, दालें, इनका जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे अब हमको विदेशों से फूड ग्रेन्स, गेहूँ, चावल इंपोर्ट करने नहीं पड़ते थे। अब हम सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भर बन चुके थे। हमारे देश के अंदर ही इतना प्रोडक्शन होने लग गया था वीट और राइस का वगैरह, अन्य फूड ग्रेन्स का, कि हम अपनी पूरी पॉपुलेशन का पेट भर सकें और इतना बचा भी लें कि फ्यूचर में कोई फ्यूचर के लिए बफर स्टॉक यानी बाढ़, भूकंप वगैरह, भूकंप, बाढ़ आ जाए, फ्लड्स आ जाए, इसके लिए भी बचा के रख सकें, या कुछ जो गरीब देश हैं उनको जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो हम आत्मनिर्भर बन गए ग्रीन रेवोल्यूशन से फूड ग्रेन में। देन दूसरा पॉइंट आता है इसमें मार्केटेबल सरप्लस, यानी अब हमारे पास इतनी एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी होने लग गई कि ना सिर्फ हम खुद का और खुद के परिवार का पेट भरने लगे हमारे किसान, बल्कि मार्केट में बेच के प्रॉफिट भी कमाने लगे। देन एक फ़ायदा ये मिला, इंक्रीज़ इन इनकम ऑफ फार्मर्स। जो किसान हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से प्रोडक्शन बढ़ गया तो किसानों का जो इनकम है वो भी बढ़ गई। देन बफर स्टॉक, अब हम क्या है, बफर स्टॉक को भी बनाने लग गए। देखिए बफर स्टॉक होता क्या, वो बताना ज़रूरी है। बफर स्टॉक का मतलब होता है, मैं देखिए यहाँ पे अलग से लिख के बताता हूँ आपको। ये जो वर्ड आया है बफर स्टॉक, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर परचेज कर लेती है फूड ग्रेन्स प्लस सम अदर क्रॉप्स, फार्मर से परचेज कर लेती है और इसका एक स्टॉक बनाती है, ठीक है। और ये जो स्टॉक है, ये एक तो जो राशन की दुकानें होती है, जो PDS शॉप्स होती है, उसमें गरीबों को या BPL परिवारों को मुफ्त में या बहुत ही कम कीमत पे वहाँ पे अनाज मिलता है बफर स्टॉक में से जो इकट्ठा किया होता है। या फ्लड आ जाए, बाढ़, भूकंप आ जाए, नेचुरल कैलेमिटी, वॉर वगैरह हो जाए जिससे अनाज की कमी हो जाए, तो फिर बफर स्टॉक में से निकाल के अनाज जो है वो बांटा जाता है। तो ये होता है बफर स्टॉक, ठीक है। तो ये सब कुछ हो पाया है ग्रीन रेवोल्यूशन से। देन आता है हमारी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर बढ़ गई बिकॉज हमने केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया है। देन प्रोडक्शन भी हमारा बहुत बढ़ चुका है। देन शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। अब जो हम लोग हैं वो केवल सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं करते हैं, यानी खाली खुद के और खुद के परिवार के पेट भरने के लिए खेती बाड़ी नहीं करते हैं, बल्कि मार्केट में बेच के उससे प्रॉफिट भी हमारे किसान कुछ कमाने लगे हैं। यानी कमर्शियलाइजेशन हो चुका है क्रॉप्स का बहुत सारे। फिर आगे आता है आपका इसमें अब रिस्क क्या है, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन में रिस्क क्या हुआ। देखो सबसे बड़ा रिस्क ये था, जो इनकम डिस्पैरिटी थी वो बढ़ गई, यानी जो पुअर थे और जो रिच थे, पुअर फार्मर्स जो थे और रिच फार्मर्स जो थे, इसके बीच का जो गैप है वो बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? बिकॉज रिच फार्मर्स जो है वो महंगे ट्रैक्टर, टूल्स, HYV शेयर परचेज कर पाते थे, तो उनका तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया। और पुअर किसान जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो इनकी इनकम और भी कम हो गई, तो वो डिस्पैरिटी बढ़ गई, इनकम में जो इनइक्वलिटी है वो बढ़ गई। देन पेस्ट अटैक का भी रिस्क है। पेस्ट अटैक यानी अगर हम HYV शीट्स का यूज़ करते हैं तो इसमें जो पेस्ट अटैक है, जो कीड़े मकोड़े लगने का खतरा होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कई बार खेती बाड़ी भी बर्बाद होने का रहता है, इसमें पेस्ट अटैक हो सकता है। तो ये दो खतरे हैं इसके। देन लिमिटेशंस आप कर लेते हैं इसकी, कि ग्रीन रिवोल्यूशन की लिमिटेशंस क्या रही थी, क्या कमियां रह गई थी। नंबर 1, लिमिटेड क्रॉप्स। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो क्रॉप्स थे वो बहुत सारे नहीं थे। ज़्यादातर जो फोकस है वो गेहूं और चावल, वीट और राइस पे दिया गया। बाकी जो पल्सेस है या जो कैश क्रॉप्स हैं उन पे कम फोकस किया गया। हालांकि जो कुछ कैश क्रॉप जो है जैसे जूट, कॉटन, टी भी उगाए गए थे, लेकिन तुलनात्मक रूप से ये बहुत ही कम थे। जो मेन फोकस था वो वीट एंड राइस पे दिया गया था, यानी
लिमिटेड क्रॉप्स पे ध्यान दिया गया था, इस पे बाकी को इग्नोर किया गया था। देन अनइवन स्प्रेड, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, इसमें तो जो है वो ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत फैली थी, बहुत काफ़ी विकास हुआ था, काफ़ी मशीनी टूल्स एच शीट्स का यूज़ हुआ था। जबकि जो उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, उड़ीसा है, जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर पाए, तो उसमें जो है वो सफिशेंट विकास नहीं हो पाया ग्रीन रेवोल्यूशन से। देन आता है इकोनॉमिक डिवाइड और मोर बेनिफिशियल फॉर रिच फार्मर्स। रिच फार्मर्स को ही ज़्यादा फ़ायदा मिला, गरीबों को फ़ायदा नहीं मिला, बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर बहुत महंगे महंगे टूल्स, ट्रैक्टर, HYV शीट्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड खरीदने पड़ते थे, जो खाली रिच फार्मर्स ही अफोर्ड कर पाते थे। पुअर फार्मर्स अफोर्ड ही नहीं कर पाए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन आता है, आप कोई भी किताब, बुक्स, अपनी किताबों से, बुक से या इंटरनेट से देखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको खुद को सॉल्व करना है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन? क्या भारत को एक और हरित क्रांति की ज़रूरत है? इस पर आप विचार कीजिए और इसका आंसर मुझे बताइए। मैं भी, अगर मुझे आपका आंसर अच्छा लगा तो मैं उसका वीडियो बना के डालूँगा, और मैं भी इसके लिए काफ़ी अच्छे आंसर जुटा के आंसर डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।